की याद आ रही थी अभी। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। जब आप ही कामयाब से शादी नहीं हुई थी, सब कुछ कितना अच्छा था ना। आप ही पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। पता, चाय तो लो, इतना आसान नहीं होता। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। हाँ, आएगा, आओ ना। आपने बुलाया था? तो रात को रेडी रहना। मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। अरे, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। तो 11 बजे तक रेडी रहना। 10 बजे बुलाया उन्होंने। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंक थी। कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। आप सही कह रही हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता। बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। और बेटा तुम क्या करोगे? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। जब आप ही कामयाब से शादी नहीं हुई थी, सब कुछ कितना अच्छा था ना। आप ही पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। पता, चाय तो लो, इतना आसान नहीं होता। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। हाँ, आएगा, आओ ना। आपने बुलाया था? तो रात को रेडी रहना। मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। अरे, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था,
लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। तो 11 बजे तक रेडी रहना। 10 बजे बुलाया उन्होंने। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते। आप सही कह रही हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता। बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। और बेटा तुम क्या करोगे? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और रहा सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। वक्त के साथ साथ काम्यार और इरा के रिश्ते में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली आने लगती है। अब उनके दरमियान बात ना होने की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगती हैं और उनकी जगह एक मोहताज सा एतमाद जन्म लेने लगता है। काम्यार को एहसास होता है कि वो सिर्फ इरा के रोई से नहीं बल्कि अपनी जिद और अना से भी लड़ रहा था। वो समझ जाता है कि हर बार खुद को दुरुस्त साबित करना मोहब्बत नहीं बल्कि बाज़ औकात खामोश रहकर दूसरे के दर्द को मान लेना ही असल जीत होती है। इरा भी ये जानने लगती है कि काम्यार की खामोशी बेरुखी नहीं बल्कि इसकी अपनी उलझनों का अक्स थी। वो अब इस खामोशी को शक की नज़र से देखने के बजाय समझने की कोशिश करती है। दोनों के बीच छोटे छोटे लम्हे अहम बनने लगते हैं। कभी एक साथ चाय पीना, कभी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा देना। ये लम्हे उन्हें याद दिलाते हैं कि नफरत के शोर से पहले भी उनके दरमियान अपनायत थी। एक दिन किसी मामूली सी बात पर फिर तलखी हो जाती है और काम्यार को पुराना खौफ घेर लेता है कि शायद सब कुछ फिर बखर जाएगा। मगर इस बार वो खुद को रोक लेता है। इरा से नज़रें चुराने के बजाय इसके सामने बैठकर अपनी घबराहट का एतराफ़ करता है। इरा भी पहली बार बगैर दिफा के इसकी बात सुनती है। वो दोनों इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से डरते भी हैं और एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते। यही सच्चाई उनके दरमियान एक नई बुनियाद रख देती है। दादी की दुआएं और नसीहतें पस मंज़र में एक मजबूत साया बनकर उनके साथ रहती हैं। काम्यार को अब ये समझ आ जाती है कि मोहब्बत का मतलब किसी को बदलना नहीं बल्कि इसके साथ बदलते रहना है। और इरा ये मान लेती है कि एतमाद एक दिन में नहीं बनता बल्कि हर दिन के अमल से जड़ता है। अगरचे उनकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं होती, मगर अब वो एक दूसरे के साथ चलने का फैसला कर चुके होते हैं। नफरत के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं मगर उन पर मरहम रख दिया गया होता है और यही मरहम उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। वक्त के साथ साथ काम्यार और इरा के रिश्ते में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली आने लगती है। अब उनके दरमियान बात ना होने की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगती हैं और उनकी जगह एक मोहताज सा एतमाद जन्म लेने लगता है। काम्यार को एहसास होता है कि वो सिर्फ इरा के रोई से नहीं बल्कि अपनी जिद और अना से भी लड़ रहा था। वो समझ जाता है कि हर बार खुद को दुरुस्त साबित करना मोहब्बत नहीं बल्कि बाज़ औकात खामोश रहकर दूसरे के दर्द को मान लेना ही असल जीत होती है। इरा भी ये जानने लगती है कि काम्यार की खामोशी बेरुखी नहीं बल्कि इसकी अपनी उलझनों का अक्स थी। वो अब इस खामोशी को शक की नज़र से देखने के बजाय समझने की कोशिश करती है। दोनों के बीच छोटे छोटे लम्हे अहम बनने लगते हैं। कभी एक साथ चाय पीना, कभी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा देना। ये लम्हे उन्हें याद दिलाते हैं कि नफरत के शोर से पहले भी उनके दरमियान अपनायत थी। एक दिन किसी मामूली सी बात पर फिर तलखी हो जाती है और काम्यार को पुराना खौफ घेर लेता है कि शायद सब कुछ फिर बखर जाएगा। मगर इस बार वो खुद को रोक लेता है। इरा से नज़रें चुराने के बजाय इसके सामने बैठकर अपनी घबराहट का एतराफ़ करता है। इरा भी पहली बार बगैर दिफा के इसकी बात सुनती है। वो दोनों इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से डरते भी हैं और एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते। यही सच्चाई उनके दरमियान एक नई बुनियाद रख देती है। दादी की दुआएं और नसीहतें पस मंज़र में एक मजबूत साया बनकर उनके साथ रहती हैं। काम्यार को अब ये समझ आ जाती है कि मोहब्बत का मतलब किसी को बदलना नहीं बल्कि इसके साथ बदलते रहना है। और इरा ये मान लेती है कि एतमाद एक दिन में नहीं बनता बल्कि हर दिन के अमल से जड़ता है। अगरचे उनकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं होती,
मगर अब वो एक दूसरे के साथ चलने का फैसला कर चुके होते हैं। नफरत के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं मगर उन पर मरहम रख दिया गया होता है और यही मरहम उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। वक्त के साथ साथ काम्यार और इरा के रिश्ते में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली आने लगती है। अब उनके दरमियान बात न होने की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगती हैं और उनकी जगह एक मोहताज सा एतमाद जन्म लेने लगता है। काम्यार को एहसास होता है कि वो सिर्फ इरा के रोई से नहीं बल्कि अपनी जिद और अना से भी लड़ रहा था। वो समझ जाता है कि हर बार खुद को दुरुस्त साबित करना मोहब्बत नहीं बल्कि बाज़ औकात खामोश रहकर दूसरे के दर्द को मान लेना ही असल जीत होती है। इरा भी ये जानने लगती है कि काम्यार की खामोशी बेरुखी नहीं बल्कि इसकी अपनी उलझनों का अक्स थी। वो अब इस खामोशी को शक की नज़र से देखने के बजाय समझने की कोशिश करती है। दोनों के बीच छोटे छोटे लम्हे अहम बनने लगते हैं। कभी एक साथ चाय पीना, कभी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा देना। ये लम्हे उन्हें याद दिलाते हैं कि नफरत के शोर से पहले भी उनके दरमियान अपनायत थी। एक दिन किसी मामूली सी बात पर फिर तलखी हो जाती है और काम्यार को पुराना खौफ घेर लेता है कि शायद सब कुछ फिर बखर जाएगा। मगर इस बार वो खुद को रोक लेता है, इरा से नज़रें चुराने के बजाय इसके सामने बैठकर अपनी घबराहट का एतराफ़ करता है। इरा भी पहली बार बगैर दिफा के इसकी बात सुनती है। वो दोनों इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से डरते भी हैं और एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते। यही सच्चाई उनके दरमियान एक नई बुनियाद रख देती है। दादी की दुआएं और नसीहतें पस मंज़र में एक मजबूत साया बनकर उनके साथ रहती हैं। काम्यार को अब ये समझ आ जाती है कि मोहब्बत का मतलब किसी को बदलना नहीं बल्कि इसके साथ बदलते रहना है। और इरा ये मान लेती है कि एतमाद एक दिन में नहीं बनता बल्कि हर दिन के अमल से जड़ता है। अगरचे उनकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं होती मगर अब वो एक दूसरे के साथ चलने का फैसला कर चुके होते हैं। नफरत के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं मगर उन पर मरहम रख दिया गया होता है और यही मरहम उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। वक्त के साथ साथ काम्यार और इरा के रिश्ते में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली आने लगती है। अब उनके दरमियान बात न होने की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगती हैं और उनकी जगह एक मोहताज सा एतमाद जन्म लेने लगता है। काम्यार को एहसास होता है कि वो सिर्फ इरा के रोई से नहीं बल्कि अपनी जिद और अना से भी लड़ रहा था। वो समझ जाता है कि हर बार खुद को दुरुस्त साबित करना मोहब्बत नहीं बल्कि बाज़ औकात खामोश रहकर दूसरे के दर्द को मान लेना ही असल जीत होती है। इरा भी ये जानने लगती है कि काम्यार की खामोशी बेरुखी नहीं बल्कि इसकी अपनी उलझनों का अक्स थी। वो अब इस खामोशी को शक की नज़र से देखने के बजाय समझने की कोशिश करती है। दोनों के बीच छोटे छोटे लम्हे अहम बनने लगते हैं। कभी एक साथ चाय पीना, कभी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा देना। ये लम्हे उन्हें याद दिलाते हैं कि नफरत के शोर से पहले भी उनके दरमियान अपनायत थी। एक दिन किसी मामूली सी बात पर फिर तलखी हो जाती है और काम्यार को पुराना खौफ घेर लेता है कि शायद सब कुछ फिर बखर जाएगा। मगर इस बार वो खुद को रोक लेता है, इरा से नज़रें चुराने के बजाय इसके सामने बैठकर अपनी घबराहट का एतराफ़ करता है। इरा भी पहली बार बगैर दिफा के इसकी बात सुनती है। वो दोनों इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से डरते भी हैं और एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते। यही सच्चाई उनके दरमियान एक नई बुनियाद रख देती है। दादी की दुआएं और नसीहतें पस मंज़र में एक मजबूत साया बनकर उनके साथ रहती हैं। काम्यार को अब ये समझ आ जाती है कि मोहब्बत का मतलब किसी को बदलना नहीं बल्कि इसके साथ बदलते रहना है। और इरा ये मान लेती है कि एतमाद एक दिन में नहीं बनता बल्कि हर दिन के अमल से जड़ता है। अगरचे उनकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं होती मगर अब वो एक दूसरे के साथ चलने का फैसला कर चुके होते हैं। नफरत के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं मगर उन पर मरहम रख दिया गया होता है और यही मरहम उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। वक्त के साथ साथ काम्यार और इरा के रिश्ते में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली आने लगती है। अब उनके दरमियान बात न होने की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगती हैं और उनकी जगह एक मोहताज सा एतमाद जन्म लेने लगता है। काम्यार को एहसास होता है कि वो सिर्फ इरा के रोई से नहीं बल्कि अपनी जिद और अना से भी लड़ रहा था। वो समझ जाता है कि हर बार खुद को दुरुस्त साबित करना मोहब्बत नहीं बल्कि बाज़ औकात खामोश रहकर दूसरे के दर्द को मान लेना ही असल जीत होती है। इरा भी ये जानने लगती है कि काम्यार की खामोशी बेरुखी नहीं बल्कि इसकी अपनी उलझनों का अक्स थी। वो अब इस खामोशी को शक की नज़र से देखने के बजाय समझने की कोशिश करती है। दोनों के बीच छोटे छोटे लम्हे अहम बनने लगते हैं। कभी एक साथ चाय पीना, कभी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा देना। ये लम्हे उन्हें याद दिलाते हैं कि नफरत के शोर से पहले भी उनके दरमियान अपनायत थी। एक दिन किसी मामूली सी बात पर फिर तलखी हो जाती है और काम्यार को पुराना खौफ घेर लेता है कि शायद सब कुछ फिर बखर जाएगा। मगर इस बार वो खुद को रोक लेता है, इरा से नज़रें चुराने के बजाय इसके सामने बैठकर अपनी घबराहट का एतराफ़ करता है। इरा भी पहली बार बगैर दिफा के इसकी बात सुनती है। वो दोनों इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से डरते भी हैं और एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते।
यही सच्चाई उनके दरमियान एक नई बुनियाद रख देती है। दादी की दुआएं और नसीहतें पस मंज़र में एक मजबूत साया बनकर उनके साथ रहती हैं। कामयार को अब ये समझ आ जाती है कि मोहब्बत का मतलब किसी को बदलना नहीं बल्कि इसके साथ बदलते रहना है, और इरा ये मान लेती है कि एतमाद एक दिन में नहीं बनता बल्कि हर दिन के अमल से जड़ता है। अगरचे उनकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं होती, मगर अब वो एक दूसरे के साथ चलने का फैसला कर चुके होते हैं। नफ़रत के ज़ख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं, मगर उन पर मरहम रख दिया गया होता है, और यही मरहम उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है।